तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th का भूगोल, जिसमें कि हम लोग का यह लेक्चर 3 है। तो हम आप लोगों को पिछले 2 लेक्चर में बता दिए थे संसाधन और संसाधन का वर्गीकरण, जिसमें कि बता संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें कि बताया था आप लोग को जैव अजैव और उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा। इसमें बताए थे नवीकरणीय और नवीकरणीय। अगर आप लोग की आदत अच्छी बात नहीं तो आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, और जो पिछले का 2 लेक्चर नहीं देखे जाके पीछे का लेक्चर देख लें। तो आज हम लोग उसका आगे का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा वर्गीकरण किए थे स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व, यानी कि मालिक के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया था। जैसे कि पहला था आपका व्यक्तिगत संसाधन, पहला क्या बोले? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा था सामुदायिक संसाधन, और तीसरा था राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा था अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या बोले? पहला व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हम लोग देखते हैं, आज समझेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन होता क्या है। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो भी संसाधन है उसका कोई ना कोई मालिक होता होगा। तो इसमें से बहुत ऐसा संसाधन होगा जिसका कि कोई निजी व्यक्ति का हो, कोई ना कोई निजी व्यक्ति का हो। जैसे कि ये मार्कर मेरा है, आप लोग के पास पेन होगा, पेन आप लोग का होगा, यानी कि आपका निजी पेन, यानी कि आपका पर्सनल पेन होगा। वैसा संसाधन को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि वैसा संसाधन जिसका मालिक कोई ना कोई एक व्यक्ति हो। क्या बोले? वैसा संसाधन जिसका मालिक कोई ना कोई एक व्यक्ति हो, क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि ले लीजिए तालाब होता है, तो तालाब का कोई ना कोई मालिक होता है। कुआं का कोई ना कोई मालिक, जैसे घर में कुआं रहता है उसका मालिक होता है। बाग होता है, बाग का मालिक होता है। कोई बगीचा होता है, बगीचा का मालिक होता है। देखिए हम लोग आज इसका परिभाषा देखते हैं पहले व्यक्तिगत संसाधन का। तो क्या बोलेंगे? वैसा संसाधन जिसका मालिक कोई निजी व्यक्ति हो। क्या बोले? वैसा संसाधन जिसका मालिक या फिर स्वामित्व, चलो मालिक है, जिसका वैसा जिसका मालिक कोई ना कोई निजी व्यक्ति होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। क्या बोलते हैं उसको? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे बताएं आप लोग को, जैसे हमें क्या बताएं? बाग, बगीचा, तालाब, और जो भी ऐसा संसाधन आएगा सब क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि इत्यादि। यहाँ तक क्लियर? देखिए उसके बाद हम लोग का अगला है सामुदायिक संसाधन, यानी कि किसी न किसी समूह का संसाधन। तो क्या बोलेंगे? वैसा संसाधन जो किसी समूह का हो और इसका उपयोग किस लिए करेगा? उस समूह के लिए किया जाएगा। वैसा संसाधन क्या बोलेंगे हम लोग? सामुदायिक संसाधन। तो क्या लिखेंगे परिभाषा में? वैसा संसाधन जिसका मालिक क्या होता है? समाज होता है। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ये गर्मी इतना बढ़ गया है। क्या बोले? वैसा संसाधन जिसका मालिक की हो, समाज हो। जैसे आप लोग देख सकते हैं मंदिर सबका होता है, मस्जिद सबका होता है ना। जैसे गिरजाघर है, गिरजाघर भी सबका होता है। तो लिख लीजिए, जैसे में मंदिर आ जाएगा, मस्जिद, गिरजाघर, इसमें और अच्छा सरकारी अस्पताल, और सरकारी विद्यालय बहुत सब आ जाएगा। मतलब जिसका मालिक कौन? समाज। अच्छा आप ही लोग बताइए,
जो सामुदायिक संसाधन है इसका उपयोग कौन करेगा? समाज करेगा कि कोई पर्सनल व्यक्ति करेगा? सामुदायिक संसाधन का उपयोग कि समाज के लिए किया जाएगा ना। तो मंदिर का उपयोग किसके लिए? समाज के लिए। मस्जिद का उपयोग समाज के लिए। अस्पताल, सरकारी स्थल किसके लिए? समाज के लिए। गिरजाघर किसके लिए? समाज के लिए। मतलब वैसा संसाधन जिसका उपयोग कौन करता हो? समाज करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन। और व्यक्तिगत में क्या बताएं? वैसा संसाधन जिसका मालिक कोई ना कोई निजी व्यक्ति होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। अच्छा आप ही लोग बताइए, अगर आप लोग के घर में तालाब है छोटा सा आपके पास, तो इसका यूज कौन करेगा? आप कीजिएगा। आपके घर में कुआं रहेगा, कुआं का यूज कौन करेगा? आप कीजिएगा। ऐसे आपके पास बगीचा, बगीचा का यूज कौन करेगा? आप। यानी कि जो आपका पर्सनल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जो समाज के लिए सामुदायिक संसाधन। और देखिए अगला है आपका राष्ट्रीय संसाधन। तो बोला जाता है कि देश के अंदर जितना भी संसाधन है, चाहे व्यक्तिगत हो, सामुदायिक हो, या फिर वो जैव मंडल में पाया जाता हो, या फिर अजैव मंडल में हो, या फिर वो क्या हो, नवीकरणीय हो, वो नवीकरणीय हो, यानी कि जितना भी संसाधन देश के अंदर है सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। समझ रहे हैं क्या बोले? देश के अंदर जितना भी संसाधन पाया जाता है सबको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। और समाज सरकार इसका यूज यानी कि सरकार इसका उपयोग समाज कल्याण के लिए करता है। तो क्या लिखेंगे? देश के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन। समझे क्या बोले? देश के अंदर जितना भी संसाधन पाया जाएगा सब क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। तो इसका आप लोग क्या कीजिएगा? इसका जैसे में लिख के लाएगा, आप लोग के लिए होमवर्क रहा। जैसे में आप लोग के लिए होमवर्क है, होमवर्क रहेगा। चलिएगा स्क्रीनशॉट। एक और बच गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो नीचे जगह नहीं होने का हम लोग तो ऊपर लिखेंगे, तो ऊपर मिटा देते हैं। कौन सा बच गया हम लोग का? लास्ट अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो वो देख लेते हैं। देखिए समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको बोलेंगे? देखिए बोला जाता है कि देश में पहले क्या बना है? देश में जितना भी संसाधन है वो क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय किसको बोलेंगे? तो बोला जाता है कि जैसे ये मछली अपना भारत है, ये भारत है, भारत के दोनों ओर क्या समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है। तो बोला जाता है कि जिस देश का हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन निकालेंगे उस देश के तट से 200 किलोमीटर तक जो ये क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्जक क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको? अपवर्जक क्षेत्र। यानी कि किसी भी देश के तट से 200 किलोमीटर तक महासागर में, कहाँ? इधर महासागर ही है ना, क्या है इधर? महासागर है। तो किसी भी देश के तट से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अपवर्जक क्षेत्र। और इसके बाद वाला जो भी क्षेत्र आएगा वही कहलाएगा हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद वाला जो भी क्षेत्र आएगा क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। मतलब कि किसी भी देश के तट से 200 किलोमीटर के बाद वाला क्षेत्र, महासागर में 200 किलोमीटर के बाद वाला क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो और इसमें 200 किलोमीटर बाद वाला जो भी क्षेत्र आएगा, जैसे महासागर में जो भी जगह आएगा उसमें उसका यूज कोई देश नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ क्या होगा? कोई भी देश आएगा अपना कोई ना कोई प्रयोग करेगा, कुछ ना कुछ खोज करेगा, खोज भी नहीं कर सकता है। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, इसका कोई खोज नहीं कर सकता। और एक बात, ये जो अपवर्जक क्षेत्र है यानी कि तट से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है, इस पर देश का अधिकार होता है। अगर ये भारत का 200 किलोमीटर तक रहेगा तो इसमें किसका अधिकार रहेगा? भारत देश का अधिकार रहेगा। इस क्षेत्र पर किसका अधिकार रहेगा? भारत क्षेत्र का। और इस क्षेत्र को हम लोग आर्थिक क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थिक क्षेत्र। एक बात हो गया कि इसको आर्थिक क्षेत्र काहे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई भी देश होगा अपना नाव से सामान लेके गुजरेगा,
परिवहन करेगा, सामान लाद के गुजरेगा, तो इस 200 किलोमीटर के अंदर अगर वो आएगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, टैक्स लेंगे। क्या करेंगे, हम लोग टैक्स लेंगे, उससे पैसा आएगा, इसलिए आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा बात, हम लोग का जो भारत देश का जो मछुआरा होगा 200 किलोमीटर तक मछली पकड़ सकता है, इसलिए इसको मछली पकड़े, उससे पैसा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, आर्थिक क्षेत्र। यानी कि किसी भी देश के तट से महासागर में 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र कहलाएगा, उसके बाद वाला क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कहलाएगा। हम लोग आइए परिभाषा देख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, किसी भी देश के तट से 200 किलोमीटर महासागर में 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र खुले महासागर में, कहाँ, खुले महासागर में, खुले महासागर में 200 किलोमीटर के बाद खुले महासागर में, कहाँ, खुले महासागर में जो क्षेत्र आएगा, जो क्षेत्र बोले, या फिर जो भी संसाधन, क्योंकि संसाधन का बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो भी संसाधन आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। समझे कि बोले, किसी भी देश के तट से 200 किलोमीटर बाद वाला क्षेत्र, इसके बाद जो भी संसाधन मिलेगा, जो भी क्षेत्र है, क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आप लोग क्या बताएं कि संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया था स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार, कौन कौन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो व्यक्तिगत में क्या बताएं कि इस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, सामुदायिक में क्या बताएं, इस पर किसी समूह या समाज का अधिकार होता है, और राष्ट्रीय में क्या बताएं कि देश के अंदर जितना भी संसाधन आता है सब राष्ट्रीय संसाधन है। और अंतर्राष्ट्रीय में क्या बताएं कि किसी भी देश के तट से 200 किलोमीटर के बाद वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और ये जो 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्जक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, अपवर्जक क्षेत्र। तो ये भी लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, अपवर्जक। तो क्या लिखेंगे, किसी भी देश के तट से, कहां से, किसी भी देश के तट से 200 किलोमीटर, या इसी को एनएम भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एनएम, 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्जक या आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये समझ गए आप लोग यहाँ तक। तो आज रहने देते हैं, सभी को राधे राधे। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जो भी होगा। इतना आप लोग देख लीजिए, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबको राधे राधे, ऑल ऑफ यू।